तो अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। परवाज़ की जो PYQ टेस्ट सीरीज़ चल रही है, सॉरी PYQ लेक्चर सीरीज़ चल रही है, इसमें आप इससे पहले फर्स्ट चैप्टर देख चुके हैं। अब आते हैं हम सेकंड चैप्टर पर, पॉलिनॉमियल्स पर। तो इस वीडियो के ज़रिए से आप देखोगे पॉलिनॉमियल्स चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में AMU में या जामिया में। इन क्वेश्चंस को देखिए, आइडिया लगाइए कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, और आपकी तैयारी का लेवल क्या है ना, वो भी इन क्वेश्चंस को देख के आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, अगर आपको लगे कि वो क्वेश्चंस एवरेज हैं या इजी हैं, इसका मतलब आप भी एग्ज़ाम दे सकते हो और वहाँ आसानी से सिलेक्शन भी आप पा सकते हो। अगर आपको लगे डिफ़िकल्ट है तो आपके पास अभी कुछ टाइम है, उस टाइम में अपनी प्रिपरेशन को आप बूस्ट अप कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा पॉलिनॉमियल्स चैप्टर को। हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा। ओके, ज़रा पढ़िए पहला क्वेश्चन। If one zero of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 4, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका एक जीरो जो है ना वो 4 है, 4 तो बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको इसका एक जीरो मालूम है ना, अगर आपको किसी पॉलिनॉमियल का एक जीरो मालूम है ना, तो वो जो जीरो है ना वो इस पॉलिनॉमियल के वेरिएबल से आप रिप्लेस कर दो, तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो बन जाती है। नहीं समझ पाए, इतनी सारी बात मैंने बोल दी ना। तो इस पॉलिनॉमियल का जीरो क्या गिवन है, 4 गिवन है। तो इस पॉलिनॉमियल में जहां जहां वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल x जनरली यूज होता है, यहाँ x लिखा है, यहाँ x लिखा है, तो इन x की जगह पर आप इस जीरो की वैल्यू डाल सकते हो, मतलब 4 डाल सकते हो। ओके, आप एक्स स्क्वायर को लिखो 4 स्क्वायर, 3x को लिखो 3 इंटू 4 प्लस के। हमने क्या किया है, इस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के में जहां जहां वेरिएबल था, मतलब x था, वहां वहां 4 लिख दिया, क्योंकि 4 इस पॉलिनॉमियल का जीरो है। ठीक है ना, ऐसा करने से क्या होगा ना, ये जीरो के इक्वल बन जाता है। ठीक है जी, अब पूछा गया के की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करिए। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है, प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 28, प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -28। जब 28 को आप लेफ्ट से राइट में भेजोगे तो उसका साइन होगा चेंज और बन जाएगा वो -28। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है ना, तो के की वैल्यू -28 यह लिखा हुआ है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमिनेटर बाय 11। किसी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, ओके, डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, जो नीचे लिखा है वो डिनोमिनेटर है, जो ऊपर लिखा है वो न्यूमिनेटर है। तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 11 बड़ा है, पहली बात। इफ 8 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 8 को ऐड कर दिया जाए, कहाँ, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो क्या होगा, तो फ्रैक्शन बन जाती है 3/4। तो बताना है कौन सा आंसर सही है। सबसे पहले देखते हैं कि ये सारी कंडीशंस इन चारों में कहाँ मिल रही हैं। आसान तरीका यही है, इक्वेशंस वगैरह अगर फ्रेम करने लग गए ना तो बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में, और इतना टाइम होगा नहीं एग्जाम में आपके पास। तो पहले देखते हैं डिनोमिनेटर कहाँ का बड़ा है। क्या यहाँ का डिनोमिनेटर इससे 11 बड़ा है, यस। क्या ये इससे बड़ा है 11, यस। क्या ये इससे बड़ा है 11, यस। यहाँ भी ऐसा हो रहा है, हर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से 11 बड़ा है। चेक कर लिया हमने। आगे की चीज़ चेक करते हैं कि अगर 8 ऐड कर दिया जाए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो 3/4 बनना चाहिए, ये चीज़ चेक करते हैं हर जगह। चलो यहाँ 8 ऐड करो, 16 प्लस 8 कर दो, 27 प्लस 8 कर दो, और देखो आपको 3/4 मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिल जाए तो आंसर है, ना मिले तो गलत है। इन दोनों का सम 24, इन दोनों का सम 35, और ये 3/4 तो बना नहीं। चलो बी को ट्राई करते हैं। 25/36 में 8 ऊपर 8 नीचे ऐड कर दो, ये बनेगा 33/44। दोनों को 11 से डिवाइड कर दो, 3/4 बन जाएगा। तो यही हो गया आंसर। ओके, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है कितना, 11। अगर 8 ऐड कर दो ऊपर नीचे तो ये बन जाता है 33/44। ऊपर नीचे 11 से सिंप्लीफाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मिलेगा 3/4। 3/4 चाहिए था आपको, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए गलत था। ऐसे ही सी और डी भी ट्राई कर सकते हो, गलत हो जाएगा वो। आगे बढ़ते हैं। A man spends 1/3 of his income on food, 2/5 of his income on house rent, 1/5 of his income on clothes. If he still has ₹400 left with him, तो उसकी इनकम क्या होगी। अच्छा जी, एक आदमी की कुछ इनकम है, कुछ आमदनी है, कुछ पैसा वो कमा कर लाता है,
वो जो भी कमा कर लाता है ना, जो भी उसकी इनकम है, उसका 1/3 वो फूड पर खर्च कर देता है, सब्जी पर, मीट पर, मिल्क पर, ओके। एंड 2/5 हाउस का रेंट चला जाता है, मकान का किराया चला जाता है। एंड 1/5 ऑफ हिज इनकम ऑन क्लोथ्स, और कपड़ों पे खर्च कर देता है 1/5 अपनी इनकम का। उसके पास ये सब करने के बाद 400 रुपये बच जाते हैं। तो पूछा गया है उसकी इनकम क्या है, तो यहाँ इनकम को नहीं पता है, तो इनकम को एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स, ओके। उस एक्स का 1/3 मतलब 1/3x उसने कहाँ खर्च कर दिया है? फूड पर खर्च कर दिया है। उस इनकम का 1/5 मतलब 2/5x उसने कहाँ खर्च कर दिया है? हाउस रेंट पर। और इनकम का 1/5 मतलब 1/5x ये उसने खर्च कर दिया है कपड़ों पर। और अभी भी उसके पास 400 रुपये बचे हुए हैं, ओके। तो एक बेसिक चीज़ समझो ज़रा। मान लेते हैं आपके पास 1000 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 1000 रुपये हैं। 1000 में से 200 रुपये आपने खर्च कर दिए, फिर 300 रुपये खर्च कर दिए, फिर आपने 400 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास बचे कितने होंगे? 100 रुपये बचे होंगे। तो बेटा इन सबको ऐड करोगे तो आपको 1000 ही तो मिलेगा, 1000 ही तो मिलेगा, ओके। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देते हैं। उसकी इनकम कितनी है? एक्स है। एक्स में से उसने कुछ खर्च किया फूड पर, कुछ खर्च किया हाउस रेंट पर, कुछ खर्च किया कपड़ों पर, 400 बच भी गया। जब इन सबको ऐड करोगे ना तो वो टोटल इनकम के इक्वल हो जाएगा। टोटल इनकम कितनी है? एक्स है, ठीक है ना, ओके। इनको पहले सिंप्लीफाई कर लो। 3 5 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। 3 के टेबल में 15 कब आता है? 5 टाइम्स। तो ऊपर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 और ये x हो जाएगा। 5 के टेबल में 15 कब आता है? 3 से मल्टीप्लाई करने पर। तो ऊपर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 और ये x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ कर लो, ये 3x हो जाएगा। प्लस 400 इज इक्वल्स टू x। 5 + 6 11 + 3 14x हो जाएगा, अपॉन 15 हो जाएगा, प्लस 400 है इज इक्वल्स टू x है। अब 400 यहीं रहने दो, x को यहीं रहने दो, इसको उठाकर भेज दो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो 14x अपॉन 15 हो जाएगा, ओके। इसके बाद देखिए 400 लिखा हुआ है, यहाँ डिनोमिनेटर 15 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 15 और 1 का एलसीएम 15 होता है, ठीक है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 के टेबल में 15 कब आता है? 15 टाइम्स। तो ऊपर 15 से कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 15x माइनस 14x। 15x माइनस 14x होता है 1x, जिसको वो x लिख सकते हो, और ये है 400। ये 15 जो डिवाइड कर रहा है ना, इसको आप अगर लेफ्ट में भेज दोगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 6000, मतलब उसकी इनकम 6000 रुपये रही होगी, ठीक है जी। आई होप क्लियर है। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पहले बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उन एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स का सम, 3 एंगल्स का सम नहीं, 2 एंगल्स का सम। अगर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे 60 डिग्री और 30 डिग्री, दोनों को ऐड करो 90 मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं इस तरह से, सच दैट ट्वाइस द मेजर ऑफ वन, अगर एक का ट्वाइस कर दोगे आप, इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मेजर ऑफ द अदर, तो दूसरे का 3 टाइम्स जो होगा ना वो उसके इक्वल होगा। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक का ट्वाइस दूसरे का थ्राइस, आपस में इक्वल रहते हैं, तो बताना है वो एंगल्स क्या हैं, ओके। बताना है लार्जर एंगल क्या है, ओके। हिट एंड ट्राई करें। देखो जी, अगर लार्जर एंगल 72 है तो स्मॉलर एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? 90 होता है ना। तो अगर एक 72 है दूसरा क्या होगा? 18 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। बात समझ में आई? अब चेक करो, इन्होंने बोला था बड़े वाले का 2 टाइम्स, एक का 2 टाइम्स और दूसरे का 3 टाइम्स आपस में इक्वल होते हैं। तो 72 का 2 टाइम्स क्या होता है? 72 का 2 टाइम्स होता है 144, और 18 का अगर 3 टाइम्स करोगे तो ये होता है 54, और ये आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। ट्राई करते हैं इस ऑप्शन बी पर। अगर एक एंगल 54 है तो दूसरा क्या होगा? 36। क्यों 36? क्योंकि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब चेक करो, इस छोटे वाले का 2 टाइम्स कर दो 108, और इस 36 का 3 टाइम्स कर दो। यहाँ बोला था इन्होंने कि ट्वाइस द मेजर ऑफ द वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मेजर ऑफ द अदर। एक का 2 टाइम्स करो, दूसरे का 3 टाइम्स करो, आपस में होंगे इक्वल। तो इसका 2 टाइम्स 108 है, इसका 3 टाइम्स 108 है, आपस में ये इक्वल है, मतलब यही आंसर है।
ठीक है ना, आई होप ये क्लियर है। अच्छा जी, अब बता यहाँ ज़रा चेक करो 36 वाले में, तो 36 में अगर आप चेक करोगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो 54 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है। अब 36 का 3 टाइम्स कर लो 108 है, और 54 का आप 2 टाइम्स कर लो 108 है। आपको लगेगा सर यहाँ भी तो इक्वल आ गया, तो ये भी आंसर होना चाहिए। ओके, मतलब 36 भी आंसर हो सकता है, 54 भी आंसर हो सकता है, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा द लार्जर ऑफ द टू मेजर्स, बड़ा वाला एंगल कौन सा होगा। तो अगर 36 और 54 दोनों ही आंसर्स बन रहे हैं, तो आप बड़े वाले को बताओ ना, 54 को बताओ। अच्छा जी, तो ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप इसको डिटेल में चाहते हो कि ये चैप्टर डिटेल में मिल जाए, या जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में ही और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप चाहते हो ना डिटेल में मिल जाए, अगर आपको फील हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो हम पढ़ा रहे हैं मिलकर बाकी टीचर्स भी, वो आपको समझ में आ रहा है और आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, आप मॉक टेस्ट भी देना चाहते हो, आप DPP का भी एक्सेस चाहते हो, तो ये इंडिया का सबसे सस्ता प्रोग्राम है AMU के लिए या जामिया के लिए। इससे सस्ता आपको प्रोग्राम नहीं मिलेगा। दिस इज़ द चीपेस्ट एंड द बेस्ट। ओके, बेस्ट फैकल्टी के साथ में और चीपेस्ट प्राइस के साथ में, इससे बेहतर आपको प्रोग्राम मिल नहीं सकता है। यहाँ परवाज़ और आगाज़ दोनों आपको सिर्फ 399 रुपये पर अवेलेबल हैं। ओके, और ये जो कोड आपको दिख रहा है ना AMU JMI 25, ये कोड लगाने के बाद में आपको फर्दर 25% का डिस्काउंट मिलता है, मतलब लगभग 300 रुपये का आपको ये कोर्स मिल सकता है परवाज़ का। परवाज़ मतलब 11th एंट्रेंस की तैयारी के लिए। और आगाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहें एडमिशन लेना, तो वो सिर्फ 300 के आसपास में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको कई फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। अभी आप एक वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो की हेल्प से पता चल रहा होगा कि चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन यही सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी आपको। ओके, आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, आप पिछले जो टेस्ट हुए हैं उनको देख सकते हो, आप DPPs देख सकते हो, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर्स देख सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो सारा भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। पुराने बहुत सारे लेक्चर्स जो डिटेल में बनाए गए हैं, जो चैप्टर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको और डिटेल में सारे PYQs के साथ में और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में जो पूछे जा सकते हैं, उन सब के साथ में अगर आप पाना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इससे सस्ता आपको कोर्स मिलेगा नहीं। 300 रुपये हम नाश्ते में, चाय में, कॉफ़ी में, पिज़्ज़ा में, बर्गर में खर्च कर देते हैं। अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लो, काम आएगा पूरी ज़िंदगी। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड 182 रेस्पेक्टिवली। दो नंबर्स हैं, अगर उनका सम देखा जाए तो उनका सम है 27 और उनका प्रोडक्ट है 182। कोई दो नंबर्स हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई करो तो 182 आता है, और जिनको अगर ऐड करो तो कितना आता है, 27 आता है। मैं पिछले कुछ क्वेश्चंस में गेस कर रहा था, लेकिन अभी चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इक्वेशन को फ्रेम करके उससे करते हैं सॉल्व। तो दो नंबर्स का सम 27 है, राइट। तो मान लेते हैं वो दो नंबर्स x और y हैं, तो x और y का सम कितना है, 27 है, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 182 है। x y 182 है। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालो ना, तो ये 27 माइनस एक्स बन जाएगी, और यही वैल्यू आप यहाँ रख दो x की जगह, 27 माइनस y, x की जगह 27 माइनस वाई रख दो, और ये भी y है, इज इक्वल्स टू 182। y ने 27 को मल्टीप्लाई किया 27y, y ने माइनस वाई को मल्टीप्लाई किया माइनस वाई स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 182। माइनस वाई स्क्वायर लिखिए, प्लस 27y लिखिए, माइनस 182 लिखिए, इज इक्वल्स टू 0। अब इसके आगे इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी फैक्टराइजेशन की, जो हम क्लास 8th में या 7th में सीखते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज चलिए करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए ज़रा इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देख लो, देख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करके कहीं रफ में लिख लो, माइनस को माइनस से करोगे मल्टीप्लाई, प्लस मिलेगा। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 182 है, मल्टीप्लाई करो 182 मिलेगा, और वाई स्क्वायर मिलेगा। तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा, राइट। करना क्या है, ये जो मिडिल टर्म है ना, बीच वाला टर्म, इसके दो टुकड़े करने हैं, इसके दो पार्ट्स करने हैं, लेकिन उन दो पार्ट्स को अगर मल्टीप्लाई करो ना तो यही मिलना चाहिए। तो गेस करो ज़रा क्या दो पार्ट्स होने चाहिए, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 13y माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इनको ज़रा सिंप्लीफाई करो, क्या 14y प्लस 13y ये होता है 27y, यस। इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या ये मिलेगा, चेक कर लो, यही मिलेगा।
14 को 13 से करो मल्टीप्लाई, 182 मिलेगा। y को y से करो, y स्क्वायर मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब एक मन में आ रहा होगा ना सवाल कि सर आपने तो कर दिया ब्रेक, हम कैसे कर पाएंगे ब्रेक। तो उसका मेथड है कि ये जो 182 है ना, आप इस 182 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो। इसको 2 से डिवाइड करो 91, इसको डिवाइड करो 7 से तो 13, इसको करो 13 से तो 1। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं ना, ये आपकी हेल्प कर देते हैं ब्रेक करने में। 13 कर दो अलग, 7 2 14 कर दो अलग, वही मैंने यहाँ पर किया है। तो इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से आसानी से हम ब्रेक कर लेते हैं। खैर, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, y यहाँ तो y कॉमन बचेगा -y + 14। इन दोनों में कॉमन क्या है 13, तो बचेगा y - 14। अब क्या इन दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज हैं वो सेम है? सेम तो नहीं है। यहाँ -y + 14 है और यहाँ +y - 14 है, साइन का फर्क है। तो अगर आप चाहते हो कि साइन सेम हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस +13 कॉमन को -13 कर दो। अगर आपने यहाँ का साइन चेंज कर दिया तो अंदर भी साइन चेंज कर सकते हो। अब ये हो जाएगा -y + 14। ठीक है ना। -y + 14 ये है, -y + 14 ये है, तो ये हो गया -y + 14, बचा है y - 13 = 0। ठीक है जी। तो -y + 14 को अगर हम 0 के इक्वेट कर दें तो 14 हो जाएगा y के इक्वल। y - 13 को अगर हम 0 के इक्वेट कर दें तो y हो जाएगा 13। तो 13 और 14 ये दो आंसर्स निकल कर आ रहे हैं। क्या इन दोनों को ऐड करने पर 27 आता है 13 14 को? यस। क्या 13 और 14 को मल्टीप्लाई करने पर आता है 182? यस। तो 13 और 14 दो आंसर्स हैं। तो यहाँ लिखा है कि वन ऑफ दीज इज, इनमें से एक नंबर ढूंढना था। क्या 13 कहीं लिखा है? नो। क्या 14 कहीं लिखा है? यस। तो इसके साथ चले जाओ। ओके, उन्होंने दोनों पूछा ही नहीं, एक पूछा है। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस? अगर है तो फाइंड करो। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है ना, वो सेल्सियस भी होता है, केल्विन भी होता है, फॉरेनहाइट भी होता है। तो ये पूछ रहे हैं क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली फॉरेनहाइट और सेल्सियस में सेम हो? मतलब इनके पूछने का ये है जैसे 30 डिग्री सेल्सियस 30 फॉरेनहाइट आपस में इक्वल हो गए, या 50 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री फॉरेनहाइट आपस में इक्वल हो गए। क्या ऐसा किसी नंबर पे पॉसिबल है? तो सेल्सियस और फॉरेनहाइट के बीच में रिलेशन ये होता है। ओके, फॉरेनहाइट में जो टेम्परेचर वो यहाँ लिखिए, सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ लिखिए। ओके, तो ये रिलेशन में इनमें रहता है। तो हम कहते हैं ना कि हम मान लेते हैं चलो कोई टेम्परेचर है जिस पर C और F दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। मतलब डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर और फॉरेनहाइट वाला टेम्परेचर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, जो नंबर है ना, वो आपस में इक्वल है। मान लेते हैं किसी वैल्यू पर इक्वल है। किस पे है? x पे मान लेते हैं इक्वल। ओके, जब ये x रहता है तो मान लेते हैं उस टाइम पर ये भी x रहता है। अब पता करना ये x है क्या। तो सबसे पहले 9 को x से मल्टीप्लाई करो, 9x/5 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। ओके, x = 5 हो गया एलसीएम, ये हो गया 9x, 32 × 5 हो जाएगा 160। ये 5 इधर आकर मल्टीप्लाई कर देगा तो 5x = 9x प्लस 160। इसको इधर भेज दो, 5x - 9x = 160। ये हो जाएगा -4x = 160। x की वैल्यू हो जाएगी 160/-4, तो x की वैल्यू हो जाएगी -40। तो -40 वो टेम्परेचर है जिस पर ये दोनों सेम रहते हैं। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है -40 डिग्री फॉरेनहाइट के। ओके, बाकी नंबर्स पे अलग अलग होते हैं। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस 30 के इक्वल नहीं होगा, किसी और फॉरेनहाइट के इक्वल होगा। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस। x की क्या वैल्यू हो कि ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएं। तो एक तो ये है कि आप यहाँ से हिट एंड ट्राई कर सकते हो, -3 1 2 -3 1। पहले मैं इसको चेक करता हूँ। ओके, अगर -3 सेटिस्फाई कर जाएगा इसके साथ चले जाएंगे, 1 ने किया इसके साथ चले जाएंगे, दोनों ने किया इसके साथ चले जाएंगे, वरना फिर 2 पे जाएंगे। तो ज़रा इसके अंदर हम लोग रख के देखते हैं ना, रख के देखते हैं -3 और देखते हैं कि काम बना कि नहीं बना। तो x + 2 एक तरफ रख लेते हैं और एक तरफ √2x + 7 रख लेते हैं, और -3x की जगह रखकर देखते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ओके, x को -3 रखो, x को रखो -3 + 2, ये बनेगा -1। यहाँ आ जाओ, x को रखो -3 + 7, तो ये हो जाएगा √-6 + 7,
ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। स्क्वायर रूट का अगर ये सिंबल हो और इससे पहले पॉजिटिव नेगेटिव ना लगा हो तो उसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव ही आंसर आता है। तो ये स्क्वायर रूट क्या हो गया, 1 हो गया। इधर आया -1, इधर आया 1, इसका मतलब -3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर -3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ना ये आंसर बनेगा ना ये आंसर बनेगा, क्योंकि -3 दोनों जगह है। ओके, आप किसको चेक कर लें, अब 1 को चेक करते हैं। 1 से हो गया तो ये आंसर, 2 से हो गया तो ये आंसर। हाँ जी, तो इधर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2x + 7। चलो x की जगह 1 रख कर देखो, 1 + 2 ये बन गया 3, स्क्वायर रूट 2 × 1 + 7 ये हो गया 2 + 7, और ये हो गया 9, और ये हो गया 3, दो के दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो ये है आंसर। अगर 2 रख कर देखो तो क्या मिलेगा, x + 2 मतलब 2 + 2 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 11, तो √11 और 4 आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो एक ही आंसर है और वो है बी। द इक्वेशन दिस हैज़ रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स कब होते हैं, ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है। मैंने कैसे पहचाना, मैंने देखा x के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो जब किसी इक्वेशन में वेरिएबल के ऊपर जो सबसे बड़ी एक्सपोनेंट है वो 2 होती है, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक 3 हो तो क्यूबिक, 1 हो तो लीनियर, तो ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स कब होते हैं बताऊं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये होता है b² - 4ac, ये 0 के इक्वल होता है। ओके, रियल रूट्स अगर 0 से बड़ा हो तब भी रियल, 0 के इक्वल हो तब भी रियल, 0 से बड़ा हो तब भी रियल, 0 के इक्वल हो तब भी रियल। हो सकता है आप कुछ और डिटेल चाहते हो, सर ये b² कहाँ से आ गया, 4 कहाँ से आ गया, ac क्या है, तो इसकी डिटेल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो कोर्स। ओके, उसमें आपको ये सब डिटेल्स भी बताई जाती हैं। खैर, अब इसमें b किसको बोलते हैं, a किसको बोलते हैं, c किसको बोलते हैं, तो x² के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो a की जगह 1 लिखेंगे, हम a की जगह 1 लिखेंगे, और x का कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3, कांस्टेंट टर्म है k, तो c की वैल्यू हो जाएगी k। तो आप b की जगह 3 लिखो, b² मतलब 3² - 4, a की वैल्यू क्या है, 1 है, और c की वैल्यू क्या है, k है, ठीक है ना। 3² हो जाएगा 9 - 4k > 0, 9 इसको भेज दो उधर तो ये हो जाएगा +4k। अब 4 से कर दो डिवाइड दोनों तरफ, 9/4, इधर भी 4 से कर दो डिवाइड तो k बचेगा। तो k क्या है, 9/4 से छोटा या इक्वल है, 9/4 से छोटा या इक्वल है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल भी क्वाड्रेटिक है। कैसे मैंने पहचाना, x के ऊपर 2 देखकर, x वेरिएबल है उसके ऊपर 2 देखकर मैं पहचान गया, और कहीं x³ है नहीं। ओके, हाईएस्ट जो है वो x की पावर 2 ही है, तो ये क्वाड्रेटिक है। बोला गया है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है ना वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। देखो जी, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ना, इसके मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं, तो यहाँ उन 2 जीरोस के बारे में ये बता रहे हैं कि एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। जैसे अगर एक है अल्फा तो दूसरा है 1/α, एक है m दूसरा है 1/m, कुछ ऐसा हो रहा है। ओके, तो बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी, ये क्वाड्रेटिक है, समझ गए हो आप। इसके जीरोस क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो अगर एक जीरो को मैं अल्फा मान लूंगा तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, 1/α हो जाएगा। बात क्लियर है। ओके, अब जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है ना वो याद रखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर जीरोस को मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड करोगे, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो ये हमेशा c/a के इक्वल होता है। इधर मल्टीप्लाई करने पे अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, 1 मिला। अब c किसको बोलते हैं, ये मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। x² के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। तो c बोलेंगे इस कांस्टेंट टर्म को, मतलब 6a को, और a बोलेंगे इसको a² + 9 को। ओके, a² + 9 1 को मल्टीप्लाई करेगा, a² + 9 = 6a, ये हो जाएगा a² - 6a + 9 = 0। शायद आप जानते होंगे कि ये a - 3 का होल स्क्वायर है। ओके, a का स्क्वायर ये रहा, 3 का स्क्वायर ये रहा, इन दोनों को -2 से करो मल्टीप्लाई तो ये रहा, तो a - 3 का ये होल स्क्वायर है। अब a की वैल्यू क्या होगी कि सेटिस्फाई हो जाएगा, a की वैल्यू 3 होनी चाहिए, 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 3 होगी, a की वैल्यू 3 होगी, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए,
इसको सॉल्व करना है, 2 रेज टू द पावर 2x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 प्लस 32। ओके, और इसके यहाँ पर सॉल्यूशन भी गिवन है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी ट्राई कर सकते हो। ओके, डायरेक्ट ट्राई करना है, चलो डायरेक्ट ट्राई करते हैं। पहले 1 देखते हैं, 1 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 1 काम कर गया तो इनमें से कोई आंसर होगा। ओके, तो पहले मैं इसमें 1 रख कर देखता हूँ। मैं हिट एंड ट्राई कर रहा हूँ, 2 रेज टू द पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 प्लस 32। ये पूरा सॉल्व होने के बाद क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। मैं x की जगह 1 रख कर देखने वाला हूँ। अगर 1 ने काम कर दिया, 1 ने सेटिस्फाई कर दिया, तो हमको ये पता लग जाएगा कि C और D में से कोई आंसर हो सकता है। ठीक है ना, चलो 1 रख कर देखता हूँ। x की जगह 1, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 32। देखते हैं 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, प्लस 32 हो गया। 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब 4 हो गया, माइनस 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब 8 हो गया। देखो यहाँ मल्टीप्लाई बाद में करना, पहले आप एक्सपोनेंट पावर को सॉल्व कर लेना। ओके, अगर कहीं एक्सपोनेंट लगा हुआ है तो पहले आप पूरे पावर को सॉल्व करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपने ऐसा कर दिया 3 2 6 और बाद में लगा दिया 3 तो गलत हो जाएगा। प्लस 32 प्लस 4 कितना होता है, 36 होता है। माइनस 3 इंटू 8 कितना होता है, 24 होता है। क्या इनको सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, मैंने अगर x की जगह 1 रखा है, देख लो 2 इंटू 1, यहाँ भी रखा 1। ओके, ये हो गया 2 इंटू 1 2 हो गया, ये 1 प्लस 2 3 हो गया। 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब 4 होता है, यहाँ ये 8 होता है, 8 3 तो 24 होता है, ये 32 है, 32 है, 32 है, इन दोनों का सम 36 है, 36 है, और ये 24 है। तो 12 मिला, लेकिन मिलना चाहिए था 0। तो 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये पता लग गया कि ये और ये तो बिल्कुल गलत है। अब इनमें से कोई सही है। ओके, तो ऐसा करते हैं ना, 3 पे ट्राई करते हैं। अगर 3 पे ट्राई करेंगे तो ये दोनों में से कोई हो सकता है, तो 2 ट्राई करते हैं। अगर 2 हो गया तो ये आंसर है, 2 नहीं हुआ तो ये आंसर है। तो 2 रख कर देखते हैं। ओके, 2 रेज टू द पावर 2, x की जगह 2 रखो, माइनस 3 इंटू 2 रेज टू द पावर x की जगह 2 रखो। चलो जी, ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 4, माइनस 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 4 प्लस 32। ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 16। माइनस 3 इंटू ये भी है 16 प्लस 32, 32 प्लस 16 हो जाएगा 48, 3 इंटू 16 हो जाएगा 48, ये हो गया 0। तो 2 ने सेटिस्फाई कर दिया, और 2 कहाँ है, यहाँ है। ओके, तो 3 भी सेटिस्फाई करेगा, आप इसी तरह चेक कर लेना। ओके, 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ओके, आई होप ये क्लियर है। तो उम्मीद है कि जो भी चीज़ें अभी क्लास में आई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरह की और चीज़ों के लिए वेट करिए, यूट्यूब पर और भी इस तरह के वीडियोज़ आएंगे, और उससे पहले भी वीडियोज़ आ चुके हैं, उनको भी देख सकते हैं। बाकी प्रोग्राम में आप ज्वाइन करके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हो, जैसे मॉक टेस्ट्स हैं, DPPs हैं, डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स हैं। तो चलिए, मुस्कुराते रहिए, मैथ करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और दुआ मैं करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन भी हो जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।